देखिए ये जो मैंने पृष्ठ बनाया है, ठीक है, ये कौन सा पृष्ठ है? ये अवतल पृष्ठ, ठीक है। मैंने आपको बताया था, ध्यान दो, इसका पृष्ठ, ये पृष्ठ है ना, इसका पृष्ठ उभरा हुआ तो कौन सा होगा? अवतल। जिसका दबा हुआ पृष्ठ होगा वो, जैसे आपको दर्पण में बताया, दर्पण में भी क्या बताया गया? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक जो रहता है, इसे जो प्रकाशित किया हुआ रहता है, वो उभरा हुआ होता है। दबा हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है, वो अवतल दर्पण होता है। नहीं होता था, बाहरी तरफ कहीं होती थी, और अगर कहीं ऐसे बना दिया जाए तो भले में कहीं हो जाता था उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण हो जाता है ना, इस तरह आपको समझना है। इस तरफ का जो माध्यम है वो कौन सा माध्यम है? सही बच्चे, सघन माध्यम। ये जो रेखा मैंने खींचा है, ये रेखा कौन सी है? वो ऐसी रेखा होती है जो दर्पण के ध्रुव से, है ना, और वक्रता केंद्र, जो इसका वक्रता केंद्र होगा, इस पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र होगा, सेंटर होगा उसका, ये मान लेते सेंटर यहाँ पर, इससे होती हुई ये पी हो गया, पी इसका ध्रुव हो गया, ये हो गया इसका सेंटर हो गया, समझ आ गया? वक्रता केंद्र इससे होती हुई रेखा जाती है, रेखा का नाम है। मान लीजिए कि ये गोलीय अवतल पृष्ठ है ना, इससे मिलकर बना है और H2 से मिलकर बना हुआ, ठीक है। वस्तु को मान लीजिए गोलीय अवतल पृष्ठ के, है ना, एक बिंदु पर रखा है, उस बिंदु क्या मानिए? कोई भी मानिए वो। अच्छा, हम माध्यम पर जानना आवश्यक है कि जो गोलीय अवतल पृष्ठ के दो माध्यम को कितना कर रहा है? एक है विरल माध्यम, ठीक है। विरल माध्यम को नाम क्या मान लिया गया है? विरल माध्यम का नाम क्या है? और जो इधर सघन माध्यम है, सघन माध्यम, इसका अपवर्तनांक मान लीजिए कितना है? समझ में आ गया मेरी बात क्या है? इसको हम पहला माध्यम मान लेते हैं, इसको दूसरा माध्यम लेते हैं, संकेत। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि जहाँ प्रकाश किरणें गिरे, जैसे मान लो यहाँ पर एक वस्तु है, छोटा सा वस्तु रखा है, कोई पिन रखी गई है, अगर यहाँ की प्रकाश किरणें सीधे चल रही है और किसी बिंदु पर मान लीजिए आपतित होती है, इस अवतल गोलीय अवतल पृष्ठ के किसी बिंदु पर आपतित, जिसका नाम क्या है? नाम क्या है इसका? यहाँ से मुख पर लंब रेखा खींचे तो क्या हो जाएगा? इस अभिलंब की ऊंचाई हम लोग क्या मानते हैं? ऊंचाई क्या मानते हैं? अब देखो प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब जो घूम जाएगी कई बार आपको, क्योंकि सघन माध्यम प्रकाश की काल कम होती है, विरल माध्यम प्रकाश की काल ज्यादा होती है। जैसे वायु प्रकाश की काल 3 × 10⁸ जो प्रकाश की किरणें वक्रता के केंद्र होकर जाएगी तो क्या वक्रता केंद्र, और वह प्रकाश का ये रेखा अभिलंब हो गई। जहाँ प्रकाश किरणें गिरती है ना, जिस पृष्ठ पर प्रकाश किरणें गिरती है उसको बोलते हैं आपतन, और आपतन जिससे होकर ही जाता है कौन? अभिलंब तो आएगा। तो समझ में आ गया? इस अभिलंब को मान लेते हैं यम आ गया, और इधर मान लेता हूँ यम। तो मैंने अभी तो बताया कि प्रकाश की जब किरणें होंगी वो क्या हो जाएगी बताइए? वो विलंब की ओर क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। ये जो प्रकाश किरण है इनको एकदम पटरी से खींचो। अब ये किरणें जो है वो आपको भी जा रही है, बट यहाँ ये हो ये प्रकाश की किरणें अगर मैं इस तरह यहाँ से क्यों क्या होता है झुक जाएंगे ना, मतलब देखो इस किरणों को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा हमारा जाएगा मुड़ के जाएगा बराबर किरणों को और थोड़ा सा
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग सही देखो बच्चों, इस किरण को ऐसे जाना चाहिए, इनको एकदम सीधा जाना चाहिए, थोड़ा सा क्या होगा, ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, अपवर्तित किरण, ये क्या है, देखिए इनको इधर जाना चाहिए, थोड़ा सीधा जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अगर क्यों क्या होगा, जब इसको पीछे की तरफ में मिलाएंगे, इसको पीछे की इस किरण को पीछे कर मिलाएंगे, वहाँ पर क्या बनेगा, क्या बनेगा उसका, ये मैं एक बार बताता हूँ तो समझ जाओ। डायग्राम एक बार देखिए, मैंने कहा कि यहाँ पे बिंदुवत, ये क्या है, बिंदुवत, एक छोटा सा इमेज, ये सी जानते हो प्रकाश नहीं, इसका इमेज, तो यहाँ से किरणें चल रहा है, जो प्रकाश किरणें विरल सदन में जाते हैं वो अभिलंब जो क्या होती है, जो डॉट डॉट रेखा खींचा गया, ये वाली रेखा, ये रेखा की अभिलंब, ये किरण क्या होगा, थोड़ा सा इनको ऐसे जाना चाहिए, नहीं आने जानी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा क्या आसन के पास आ गए, थोड़ा सा झुके। दूसरी जो प्रकाश किरणें होगी वो आई से ऊपर, आई तो रहेगा नहीं पहले, वक्रता केंद्र से और इसके पृष्ठ के ध्रुव होते हुए जाती है, ये जब लौटेगी आइए आगे निकल जाएगी, क्योंकि ये दर्पण तो है नहीं, ये कांच का बना हुआ कहते हो, क्योंकि प्रकाश से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, प्रकाश में लोड नहीं है, प्रकाश का इसमें परावर्तन नहीं, प्रकाश का अववर्तन होगा, यहाँ प्रकाश में एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाएगी तो उनकी चार दिशा बदल जाएगी, क्योंकि प्रकाश के अववर्तन नहीं होता है। तो आप ये समझिएगा कि पहली प्रकाश किरण यहाँ पर आपसे जुड़ी, दूसरा नाम क्या था, ठीक है, और दूसरी प्रकाश किरण केंद्र और ध्रुव से होते हुए ये दोनों अपवर्तित किरणें होते हैं, ये भी अपवर्तित करे और ये भी अपवर्तित करे, ये वाले इन दोनों को जब पीछे की ओर मिलाएंगे तो यहाँ ये वाली किरणें भी लौटेगी, यहाँ पर आएंगी, ये वाली किरणें भी लौटी, तो यहाँ दूसरे होगा करेंगे, टच करेंगे, देखो यही पर क्या बनेगा, वस्तु का इमेज बन जाएगा। अब हम ये मानेंगे, क्या समझिएगा कि जो वस्तु इन वक्त जो हो है, ठीक है, वो इमेज कैसे बनाएगा, मान लेते हैं कि वक्त जो है वो ऐसा अल्फा को बना रहा है, जो बिंदु वक्त मेरे आवेश है, आशित किरणें बताओ क्या है, जो आशित किरणें हैं वो मुख्य के साथ में कितना कोण बनाती है, इस रेखा के साथ कितना कोण बनाती है, अल्फा, और जो डॉट डॉट ये मैंने खींचा ये क्या बताओ, ये अपवर्तित किरणें, देखो बच्चे जो किरणें वक्त से चलती है, जो किरणें वक्त से चलती है वो होती है आशित किरणें, और जिस किरणों को हम पीछे मिला के एक जहाँ पर इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो होती है अपवर्तित किरणें या अपवर्तित किरणें, इतना मेरी बात समझ आई। और ये रेखा जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, ये कहलाएगी तीनों किरणें हो गई, आशित किरणें, अपवर्तित किरणें, समझ गए मेरी बात। तो जो आशित किरण है वो मुख्य अक्ष के साथ में अल्फा कोण बनाता है, और जो अपवर्तित किरणें हैं ये डॉट डॉट, ये मान लेते हैं, मान लेते हैं वो जितनी भी अल्फा बनेगा, मान ना होगा, ये बीटा कोण बनाता है, और जो अभिलंब है वो गामा कोण बनाता है, इतना मेरी बात समझ में आई। इसकी ऊंचाई आपने मान लिया 90 डिग्री का कोण बना है, संपूर्ण होता है, ट्रायंगल जो बना हुआ है मतलब क्या है, राइट एंगल, मतलब तो जो यहाँ पर पृष्ठ का ध्रुव है, यहाँ से जो वक्र की दूरी है, इस वक्र की दूरी उसको मैं मान लेता हूँ क्या है, P से वक्र की दूरी क्या होगी, वक्र की दूरी क्या होगी, U होगी, जो इमेज होगा, इमेज से और ध्रुव के बीच की दूरी होगी वो B होगी, और वक्रता केंद्र से P की दूरी जो होती है वो R होगी, वक्रता त्रिज्या, समझ गए मेरी बात, पूरा डायग्राम आपका बन गया। अब एक आप लोग इसको बना दो, फिर बोलता है, हाँ कोण तो वही, चलो इसको बताता हूँ, इसी तरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे, सब लोग यही फोकस करिए, इसमें देखिए ये है O, ये है M और ये है C, है ना, दिमाग और बताओ क्या होगा, ये बराबर होता है ऑप्शन पूरा बात करके लिखिएगा, और ऑप्शन 2 का संकेत क्या होता है,
आ गया उससे यहाँ देखिए आई है या एम है, यहाँ पर कौन क्या बनेगा बराबर हो जाएगा अपवर्तन कोण। ठीक है, इस चित्र में देखिए जो आपतन कोण है ना वो अपवर्तन कोण से बड़ा है। आपतन जो कोण है वो बड़ा है अपवर्तन कोण से। हमेशा ऐसा होगा कब, जब याद रखो जब प्रकाश किरण विकिरण माध्यम में जाती है। ठीक है, आयुक्ति मुझे बताइए, आयुक्ति बताओ, जब प्रकाश किरण विकिरण माध्यम में जाएगी तो आपतन कोण बड़ा होगा कि अपवर्तन कोण बड़ा होगा? बताओ। आपतन कोण बड़ा होगा, वेरी गुड, आपतन कोण बड़ा होगा। साफ साफ लिखा है, तो मेरे साथ लिखना मत करो, समझो पहले बात में लिख लेना, समझ लो, तुम्हारे भला के लिए कह रहे हैं भाई, हम ऐसे पढ़ा सकते हैं तुमको ना करें, लेकिन है ना ऐसा हो सकता है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं होगा, लेकिन इसमें आप समझ नहीं पाओगे। आपतन कोण जो होगा वो बड़ा होगा किससे, आई होगा। ठीक, अब हम लोग एक लाइन ये लिख लेंगे कि माना आपतित किरण, माना आपतित किरणें, आपतित किरण का क्या होगा है ना, अपवर्तित किरण का क्या होगा आई और एम। अभिलंब क्या बी और ठीक है ना, टी एम मुख्य अक्ष के साथ, मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः कितना कितना कोण बना करता है क्रमशः अल्फा है ना, ये अल्फा कोण बना है, कौन सा कोण बना है, और फिर गामा कोण बताओ। इतना समझ में आ गया अल्फा बीटा गामा कोण बना है। तो इतना समझने के बाद आप लोग ट्रेनर में आएंगे, त्रिभुज में आएंगे। देखो ध्यान दो बच्चे, पहले त्रिभुज ओ एम और एन, ठीक है, समकोण त्रिभुज ओ एम एन, समकोण त्रिभुज ओ एम एन में कोई डाउट तो हाथ तुरंत ऊपर कर दिया, मैं समझाऊंगा, मैं तुमसे समझाऊंगा, तब मैं ऐसी बात नहीं कि लगातार आगे बढ़ जाए। जिसको भी ना समझ में आया आप कैसे हाथ ऊपर कर दिया करो, हम तुरंत जान जाएंगे कि बच्चे के मन में डाउट आ गया, बता देंगे। तो ये देखो त्रिभुज ओ है, त्रिभुज का स्पेस ओ है, एम है, क्लियर, सबसे बड़े वाले त्रिभुज बनाएंगे हम लोग ओ एम एन। अब ध्यान से समझो, ओ एम और एन में यहाँ पर कोण अल्फा बनना है, यहाँ पर कोण क्या है, अल्फा है, ठीक है। तो ये ओ एम एन भी बताओ, ओ एम सी, ओ एम सी, ओ एम और सी। तो देखिए बच्चे, अगर हम इसको अलग बनाएं, अलग बनाएं, ये ओ एम ओ था, ये एम था और ये सी था, इधर कौन सा कोण, वही कोण है, यही का क्या होगा, वही कोण है, इस कोण का नाम है वही कोण। इसकी विशेषता बहुत सिंपल सी होती है ये कि अगर इस त्रिभुज के दो कोण आपको दिए गए हो, ये गामा दिया गया और ये दिया गया है ना अल्फा, और इधर वाला जुड़ा कोण कितना दिया है, आई, आर नहीं भाई, आई है, कोण कितना है, आई। तो जो गामा होगा वो बराबर होगा अल्फा प्लस आई, यही भाई कोण का कंसेप्ट होगा, समझ गए। मतलब अगर त्रिभुज में एक त्रिभुज बनाया गया और उसकी एक भुजा को बढ़ा दिया, ठीक है, एक भुजा को बढ़ा दिया, यहाँ पर जो कोण बना वो वायु गामा है, प्लस गामा, तो गामा क्या बताओ, बहिर्कोण। ये बहिर्कोण जो होगा वो त्रिभुज के दो है ना, जो शेष दो अंतर कोण के उत्तर के बराबर हो जाएगा, गामा बराबर हो जाएगा आई प्लस तरीका और भी निकालने का है। अगर ये गामा कोण है मिल जाएगा 180 माइनस गामा, ये तरीका मैंने आपको और बताया, कैसे निकालोगे, ये तरीका मैंने बता दिया। सबसे पहले देखो इसका मान कितना आएगा, 180 माइनस गामा, भाई सरल रेखा कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ये पूरा कोण 180 होगा, तो अगर ये गामा है तो इधर कितना होगा, 180 माइनस गामा हो जाएगा, भाई पूरे में से घटा दोगे, ये पूरा कोण 180 होगा, 180 माइनस गामा, इधर कितना है आई, इधर कितना है अल्फा, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीन अंतर कोण का उत्तर कितना होगा, 180 होगा, ये हो गया 180 माइनस गामा, इधर हो गया आई, इधर हो गया अल्फा, बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। और कटने के बाद हम गामा का जो मान निकालेंगे तो गामा को इधर ले लेंगे तो गामा बराबर हो जाएगा, बराबर क्या
इस तरह भी निकाल सकते हैं और इस तरह भी डायरेक्ट हम कैलकुलेट करने से क्या भी निकाल सकते हैं। दो कॉन्सेप्ट है, एक है त्रिभुज के तीनों अंतर को ऊपर से और एक बड़ी कोण के अंतर। समकोण त्रिभुज ONC हम लोग ज्ञात किए कि जो गामा बराबर होगा क्या बराबर होगा अल्फा प्लस आई के बराबर। पहले हम यहाँ से निकालेंगे आपतन कोण का मान, ठीक है मुस्कान ये डालेंगे क्या आपतन कोण आई बराबर हो जाएगा अल्फा को उधर तो क्या आ जाएगा गामा माइनस ऊपर में हमारा अल्फा प्लस में जाएगा तो क्या होगा माइनस में। हर बच्चे को समझ में आ रहा है बोलो। अब समकोण त्रिभुज देखो पहले हम आए थे किसमें एक त्रिभुज में थे, अब हम इस वाले इस डॉट डॉट O N और I तो यहाँ पर अगर कंसेप्ट को समझे कि यहाँ पर अल्फा है और यहाँ पर आई एन और टी आई एन और टी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बीटा कोण है, यहाँ पर गामा कोण है, यहाँ पर कितना आर आर आई तो बीटा कोण है, यहाँ पर कोण कितना है आर, मतलब यहाँ पर हमारा कोण हो जाएगा आर और इधर हो जाएगा बीटा और ये तो सेम रहेगा भाई। गामा किधर कौन सा कोण बनेगा 180 माइनस गामा 180 माइनस गामा, इसका मतलब यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे गामा की वैल्यू तो हो जाएगी बीटा प्लस समझ में आया बच्चे को? बोलो बच्चे किसी बच्चे कोई कंफ्यूजन नहीं आपको समझ में आया आपको बोलो उत्तर आया बोलो हर बच्चे तो बराबर आ गया बीटा प्लस। अब यहाँ से हम लोग आर की वैल्यू फिर से ज्ञात करेंगे, आपतन कोण इधर ज्ञात हो गया, अब अपवर्तन कोण ज्ञात करो आर बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा। भाई बीटा को उधर में गामा बीटा समीकरण क्या बन गया दो बन गया। हम लिखोगे यहाँ पर कितने Banshee. के निर्माण का क्या लिखेंगे हम लोग साइन आई अपान साइन आई बराबर होगा जनमन अपान जनमन क्या बताओ जरा विकर्ण माध्यम का अपवर्तनांक और n2 क्या है पठन माध्यम का अपवर्तनांक। बताओ समझ में आया जनमन है विकर्ण माध्यम का अपवर्तनांक से वायु का अपवर्तनांक और क्या है पठन माध्यम का अपवर्तनांक। तो अब यहाँ पर एक चीजें समझो, अगर हम ये लिख दें क्या पृष्ठ का द्वारा छोटा हो लिखेंगे जन जो होगा वो पी के क्या होगा जन पी के अतियल निकट होगा मतलब बहुत ही पास होगा। इस कंडीशन में आप क्या करना साइन आई को एक प्लॉट आई के बराबर लेना है तथा साइन आर को एक प्लॉट आर के बराबर लगभग साइन आई के स्थान पर जाएगा आई के साइन आर के स्थान से केवल आर बराबर कर देना n1 अपान ग्राफ मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद में वैल्यू क्या आएगी बताओ आई का रेडियस से गुणा हो जाएगा z2 गुणे आई हो जाएगा बराबर हो जाएगा n1 गुणे इतना पहले नोट करो फिर मेरी वैसे बहुत लॉन्ग है और 5 नंबर से पक्का कर ये आपके बुक का सबसे बड़ा डेरिवेशन है बच्चे सबसे बड़ा डेरिवेशन एक बार करना बनाया
एन टू अल्फा को उधर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, एन टू अल्फा प्लस में उधर बचेगा क्या एन वन बीटा। देखो इस वाले पद को हम इधर लेकर आएंगे, इस वाले पद को इधर लेकर, समझ गए। कॉमन क्या मिल रहा है इसमें, कॉमन बचेगा क्या एन टू माइनस एन वन बचेगा, इधर हो जाएगा एन टू अल्फा बीटा, ये वैल्यू। अब इसको बना लो समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 बन गया। अब देखिए यहाँ देखेंगे चूंकि अवतल पृष्ठ का जो द्वारक है, अवतल पृष्ठ का द्वारक क्या है, छोटा छोटा है, आपने माना ही था। तब हम यहाँ पर उसी तरह मानेंगे जैसे आपने भी कहा साइन आई लगभग आई के बराबर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, उसी तरह जो अल्फा होगा लगभग बराबर होगा इसके tan अल्फा, बीटा किसके बराबर होगा tan बीटा के, और जो गामा होगा वो बराबर होगा tan गामा। इसका जो मान आएगा tan अल्फा का किस से देख के बताइए, tan अल्फा का मान ये सब साथ हिसाब ना हो तो पहले मैं देख देता हूँ हम कौन से सरल निकालेंगे। हम लोग सबसे पहले m n हम लोग इसका मान, ठीक है, क्या मान आएगा बताओ। और यहाँ पर अल्फा इसके साथ में लिख देता हूँ एकदम, ये वाली भुजा होगी क्या और मुख्य में जो रेखा होगा n से लेकर o की दूरी वही होगी जो o से लेकर c की दूरी होगी, क्योंकि n p के क्या निकट मैंने इसके पहले लिखा प्रयास करो, वो दूरी क्या है बताओ, तीन बाई पार्टी से दूरी क्या होगी u, ये वैल्यू में लिख रहा हूँ 5 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, क्या होगा लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा ये और आधार हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी जो कि u, और बाईं ओर की दूरी क्या होती है माइनस, सभी दूरी माइनस की होगी, ये बराबर हो जाएगा h अपान माइनस, क्लियर। tan बीटा, अब बीटा यहाँ से लेना पड़ेगा, उसके सामने फिर लंब होगी, सामने वाली इस रेखा का दुर्लभ होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी बाईं ओर की दूरी माइनस होती है, हो जाएगी माइनस, ये किससे मुझसे आया बताओ, किससे भाई ओ एन, और ये वाला आया है ई एम और एन, आई एन। अब हम आएंगे यहाँ पर टी एम और एन, क्या आएगा मान बताओ, एच अपान माइनस आर, अवतल पृष्ठ की त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है ना, एच अपान इतना आ गया, इसको बना लीजिए भैया एक बार छोटा सा बना देना। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 4, 5, 6 करते हैं। अब आप समीकरण 4, 5 और 6 से अल्फा बीटा और गामा का समीकरण 3 में रखना पड़ेगा, तो वे समीकरण 4, 5 और 6 अल्फा बीटा और गामा का मान कहाँ रखोगे, हो जाएगा n2 माइनस n1, गामा की वैल्यू बताओ कितनी है, एच अपान माइनस आर, ठीक है, बराबर n2, अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी है, एच अपान माइनस माइनस यहाँ पर है n1 n1
और यहाँ पर क्या होता है बीटा, तो बीटा का मान क्या है? तो बताओ माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। जस्ट कॉमन कर लेना, जस्ट को पहले लिख लो, जस्ट को कॉमन भी कर लो और यहाँ जाएगा n1 अपान b, n1 अपान b, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस को पहले लिखो, माइनस वाले प्लस को बाद में, यहाँ हो जाएगा n2 अपान b। जस्ट कहाँ गया सनी? जस्ट जो है दोनों में से क्या होगा? ठीक है। यहाँ बताओ जरा क्या है? n2 माइनस n1 जब क्या हो क्या है n1 अपान b माइनस n2 अपान b, n1 अपान माइनस n2 अपान u बराबर n2 माइनस n1 अपान n2 अपान n1 अपान माइनस, दोनों पद में आप क्या करो? माइनस से पाए, दोनों पक्ष में माइनस से पाए, दोनों पक्ष में माइनस 1 से लेके मल्टीप्लाई करें, तो जब माइनस 1 से बड़ा बड़ा पद क्या हो जाएगा? प्लस में, है ना? ये तो होगा, बोलो बच्चे। या अगर माइनस करना पूरा करना चाहो तो अभी एक तरीका है, n1 माइनस n2 कर दो, n1 अपान b माइनस n2 अपान b, ऊपर से माइनस कॉमन कर लो, अंत में से भाई जब यहाँ क्या माइनस कॉमन करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस में n2 हो जाएगा माइनस, नीचे आ जाएगा माइनस, आठ लिखा है माइनस। इसी माइनस को हटाने के लिए मैंने ऊपर क्या है माइनस को कॉमन, इस माइनस को हटाने और क्या करेगा? जब माइनस कॉमन करोगे तो n1 हो जाएगा प्लस में n2 हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? समझ में आया कि बोलो बच्चे? एक लाइन लिख लो बाद में, वैल्यू क्या आएगी? n1 अपान b माइनस n2 अपान u। देखो जैसे कंसा निकालना n2 माइनस n1, जब इसमें से माइनस कॉमन करोगे ना तो n1 जो हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में आप यहाँ प्लस साइन बड़ा करोगे माइनस हो जाएगा, तो n2 हो जाएगा माइनस। समझ में आ गया? यही मैंने किया, माइनस कॉमन किया, n1 प्लस में n2 और माइनस क्या हो गया? अब जहाँ पर चाहो तो आप क्या करना? अब इसमें n2 से भाग कर दोगे, आपका पूरा जैसे मैंने उसमें किया।